कोई मेरे दिल दा हाल ना जाने। हनम तारिक, किस्त नंबर 14। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। खान ने उसे कमरे में लाकर जमीन पर पटका तो वो चिल्लाने लगा, श्श, चिल्लाना नहीं, मुझे शोर करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। असद उसके सामने कुर्सी रखकर बैठ गया। उसके हाथ में तेज धार चाकू था। दूर दूर रहो मुझसे, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। असद के हाथ में चाकू देखकर वो चिल्लाता हुआ थोड़ा सा पीछे हटा। जब असद ने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा, कहा ना कि मुझे चिल्लाने वाले लोगों से सख्त नफरत है, लगता है तुम्हें बात समझ नहीं आई। असद ने उसके बाल छोड़कर जबड़े को सख्ती से पकड़ा। चिल्लाऊंगा मैं और जोर से चिल्लाऊंगा, आ आ आ। वो उससे अपना जबड़ा छुड़वाता पागलों की तरह बोलने लगा। जब उसने उसकी कटी हुई टांग पर ठोकर मारी तो वो चिल्लाने लगा। जब असद ने दोबारा से उसके जबड़े पर गिरफ्त की और एक बार फिर से असफर की उसी टांग पर ठोकर मारी तो वो जोर से चिल्लाया था। जब असद ने चाकू से उसकी जुबान पर कट लगाया, खून पाबी की तरह उसके मुंह से बहने लगा। वो दर्द से बुलबुलाता हुआ जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। असद के इशारे पर खान ने उसे सीधा करके बैठाया तो असद ने उसे बालों से थाम लिया। तकलीफ हो रही है? वो उसकी आंखों में देखता सर्द लहजे में पूछ रहा था। ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, अब तुम्हें इस हद तक तकलीफ दूंगा कि तुम्हारी नस्लें पनाह मांगेंगी। असद ने बोलते हुए चाकू पर गिरफ्त मजबूत की तो असफर ने उसे रहम तलब नजरों से देखा। मैं क्यों रहम खाऊं तुम पर? जब तुमने मासूमों पर जुल्म करते रहम नहीं खाया तो फिर अब खुद रहम की उम्मीद क्यों? असद वो सर्द अंदाज में कहता उसे कपकपाने पर मजबूर कर गया था। एक हल्की सी ठोकर पर वो औंधे मुंह नीचे गिर गया। असद भी उठकर फर्श पर बैठ गया और चाकू उसकी गुर्दे के करीब घोंप दिया और उसे सर्कल में घुमाया। अगले लम्हे असफर की किडनी बाहर पड़ी थी। खान, इसकी किडनी डोनेट कर दो और इसकी बैंडेज करो, ये अभी मरना नहीं चाहिए। वो कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकल गया, जबकि खान ने उसके खून में लथपथ नीम मुर्दा वजूद को देखकर झिरझिरी ली। माही, तुमने असद को फोन किया? माहीन काफी का मग हाथ में लिए किसी किताब में गुम थी। जब तहरीम ने उससे पूछा, नहीं, कॉल क्यों करनी थी उन्हें? वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। शाबाश बेटा जी, शौहर बीमार है, उसके गोलियां लगी हैं और तुम पूछ रही हो कि कॉल क्यों करनी है? तहरीम ने उसे घूरा। अभी कॉल करो। ज़ैनब फोन पकड़ाओ उसे। माहीन को फिर से किताब खोलता देख वो थोड़ा गुस्से से बोली। ज़ैनब ने फोन उसे पकड़ाने के बजाय खुद कॉल मिलाकर स्पीकर ऑन किया और फिर फोन माहीन को थमा दिया। शुक्र, तुम्हें मेरा ख्याल तो आया। असद ने कॉल उठाते साथ ही शिकवा किया। माहीन ने स्टिकटाकर इन दोनों को देखा। इनके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। उसने स्पीकर बंद करना चाहा जब ज़ैनब उसे रोक दिया और आगे बोलने का इशारा किया। अकी चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। आप कैसे हैं? वो ज़ैनब को घूरने लगी। बहुत उदास। उसके सवाल का जवाब फौरन आया था। असद भी शरारत के मूड में था। तहरीम अपनी मुस्कुराहट दबाती वहाँ से चली गई। मेरा मतलब, आप क्या कर रहे हैं? असद के जवाब पर वो बौखलाती हुई अपना सवाल बदल गई। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। असद की आवाज गूंजी तो वो बिल्कुल रोने वाली हो गई थी। उसकी शक्ल देखकर ज़ैनब का कहकहा गूंजा तो दूसरी तरफ असद ने फोन कान से हटाकर फोन को घूरा, जैसे फोन की जगह ज़ैनब को घूर रहा हो। ज़ैनब, तुम्हें शर्म नहीं आती छुपकर किसी की बातें सुनते हुए? असद ने डायरेक्ट उसे मुखातिब किया तो वो हंसने लगी। मैं छुपकर नहीं सुन रही हूँ। माहीन की घूरी पर उसने मुंह बनाया। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया। अब तुम अपने रूम में जाओ और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ो। असद की बात पर ज़ैनब माहीन को देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराई। मैं अपनी असाइनमेंट बना चुकी हूँ, आपकी मिसेस पढ़ रही थीं, इसलिए आप फोन बंद करें और अपनी मिसेस को पढ़ने दें। ज़ैनब बज़ाहिर संजीदगी से बोली मगर आंखों में शरारत वाज़ेह थी। माहीन उसे घूरती लॉन में आ गई थी। वो घास पर नंगे पाँव छोटे छोटे कदम उठाती असद से बात करने लगी।
आप कितना फजूल बोलते हैं, मामा भी सुन रही थी सब। माहीन खफकी से गोया हुई। मुझे क्या पता था कि तुम उनके सामने बैठकर मुझसे बात कर रही हो। असद ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मुझे मामा ने आपको कॉल करने का कहा था, इसलिए उनके सामने ही कॉल की थी और ज़ैनब ने स्पीकर भी ऑन कर दिया था। माहीन अपने ध्यान में बोलती उसकी नाराजगी को दावत दे गई थी। मतलब अगर मामा तुम्हें मुझे कॉल करने का ना कहती तो तुम मुझे कॉल नहीं करती। वेरी गुड। उसकी आवाज से खफकी साफ झलक रही थी। अब मैं मामा से ही बात करूंगा, तुम दोबारा मुझे कॉल मत करना। गुस्से से कहता वो खटाक से फोन बंद कर चुका था, जबकि माहीन हेलो हेलो करती रह गई। फोन हाथ में थामे वो हैरान ज़दा सी खड़ी फोन की स्क्रीन को घूर रही थी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आई कि असद को किस बात पर गुस्सा आया है। समझ आने पर दिल चाहता कि अपना सर पीट ले। उसने दोबारा असद का नंबर डायल किया, मगर असद ने कॉल काट दी। हानिया, तुम अभी के अभी अपने भाई को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ। हानिया लाउंज में बैठी पढ़ रही थी जब शाहजैन किसी जिन की तरह वहाँ हाजिर हुआ। क्यों, क्या मसला है जो भाई को यहाँ पर बुलाऊं? हानिया थोड़ा गुस्से से बोली। उसका कल इतना जरूरी टेस्ट था और ये शाहजैन सुबह से उसे पढ़ने नहीं दे रहा था। मसला बहुत जरूरी है, मसला आजाद कश्मीर से भी ज्यादा जरूरी। वो बहुत संजीदगी से बोला। जल्दी से बोल भी दो। हानिया कुछ तजस्सुस से बोली। मसला ये है कि मुझे भी निकाह करवाना है, वो भी अभी के अभी। शाहजैन की बात पर हानिया का मुंह खुल गया। अपने सामने पड़ा रजिस्टर उसने शाहजैन की तरफ उछाला, जिसे उसने सहूलत से कैच कर लिया। देखो भाई, सीधी और साफ बात है, मुझे इंसाफ चाहिए। जब लाला ने निकाह कर लिया है तो मुझे भी निकाह करना है, वो भी 2 दिनों के अंदर अंदर। शाहजैन जैसे कतई अंदाज में बोला। हानिया ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। इससे पहले कि वो कोई जवाबी कार्रवाई करती, ज़ोबिया तन फन करती वहाँ आई थी। जूते उतार कर बेतरतीबी से यहाँ वहाँ फेंक कर सोफे पर बैठी और गहरे गहरे सांस लेने लगी, जैसे गुस्सा जब्त करने की कोशिश में हूँ। क्या हुआ फुफ्फो? शाहजैन ने हानिया की घबराई सूरत पर एक नजर डालकर उनसे सवाल किया। क्या चाहता है तुम्हारा भाई? ज़ोबिया हानिया का बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ती हुई चलाई थी। हानिया एकदम से सहम गई। फुफ्फो प्लीज आप बैठें। शाहजैन ने हानिया की बाजू ज़ोबिया की गिरफ्त से आजाद करवाई। नहीं बैठना मुझे, वो फिर से चिल्लाई। शोर की आवाज सुन के मुआविया भी वहाँ पर आ गए। क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिल्ला रही हो? वो एक नजर डरी सहमी खड़ी हानिया पर डालते सख्त लहजे में बोले। प्रॉब्लम है आपके लाड साहब, वो जैसे अपने हवासों में नहीं थी। शट अप, जस्ट शट अप। कैसी औरत हो तुम, जिसने अपने ही बेटे के साथ दुश्मनी पाल रखी है? मुआविया शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोले। आप जानते भी हैं कि उसने किससे निकाह किया है? तहरीम की बेटी से। तहरीम, मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को आग लगाने वाली औरत, जिसकी बेटी से वो निकाह कर चुका है। वो गुस्से से पागल हो रही थी और मुआविया का बस नहीं चल रहा था कि उसे 2-4 हाथ चढ़ देते। माफ कीजिएगा आपी, मगर आप अपने जुमले को दुरुस्त करें। उसने नहीं बल्कि आपने उसकी जिंदगी की सारी खुशियों को आग लगाई है। नुरैन ने आराम से कहा। तुम चुप रहो। और आप जानते थे ना कि उसने तहलीम की बेटी से निकाह किया है, तो फिर मना क्यों नहीं किया उसे? वो मुआविया का कॉलर पकड़ चुकी थी, या फिर आपने खुद उसका निकाह करवाया है? क्या पता दिल में पुरानी मोहब्बत जाग गई हो और इसी तरह से मौका मिल जाएगा दोनों को करीब। चटाख। उसके बाकी के अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब मुआविया का हाथ घूमा और उसके गाल पर निशान छोड़ गया। फिजा में एकदम से सुकूत छा गया था। ज़ोबिया गाल पर हाथ रखे फटी फटी निगाहों से मुआविया को देखने लगी। आप अपने रूम में जाओ। मुआविया शशतर खड़ी हानिया के पास गए और उसके सर पर हाथ रख कर नरमी से बोले, तो वो आंखों में नमी लिए कमरे में भाग गई। ज़ोबिया पैर पटकती वहाँ से चली गई। रास्ते में आने वाली हर चीज को हाथ मार कर गिराती हुई गई थी। 1 बार, 2 बार, 100 बार माहीन ने ना जाने से कितनी कॉल्स कर डाली थीं, मगर उसने कॉल नहीं उठाई। वो नाराज हो चुका था और माहीन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस तरह से मनाए। उसे रोना आने लगा। जब से उनका निकाह हुआ था वो कभी भी उससे नाराज नहीं हुआ था। दूसरी तरफ असद के लबों पर मुस्कुराहट थी। वो फोन हाथ में थामे बैठा था मगर कॉल पिक नहीं कर रहा था। अब अगर आपने कॉल नहीं उठाई तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी। माहीन का मैसेज पढ़कर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो उसे मनाने के लिए धमकी दे रही थी। ना करो बात, पहले कौन सा करती हो? असद ने गुस्से वाले इमोजी के साथ रिप्लाई किया, जबकि लबों पर मुस्कुराहट थी। प्लीज कॉल पिक करें,
माहीन ने रोने वाला इमोजी भेजा तो असद ने कॉल पिक ली। आप बहुत बुरे हैं। इसके कॉल पिक करते ही माहीन ने शिकवा किया, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना बुरा हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो। असद अजीब अंदाज में बोलता बात बदल गया, मैं वॉक कर रही थी। आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। माहीन ने उसका अंदाज नोट किए बगैर इस बात पर शुक्र किया कि वो बात कर रहा है। मैं कॉफी बनाने लगा हूँ। वो कैबिनेट से कॉफी का डब्बा निकालता बोला। वो खुद अपने लिए कॉफी बना रहा था और ठीक भी नहीं था। माहीन के दिल को कुछ हुआ। आप खुद बना रहे हैं, किसी से बनवा लें। माहीन ने दिल में आई बात कह डाली, आकर बना दो। असद एक सेकंड से पहले बोला, मैं कैसे आऊं, मैं नहीं आ सकती। माहीन की बात पर असद ने कॉफी का एक सिप लेकर मग शेल्फ पर रखा और किचन से बाहर निकल आया। ठीक है, तुम नहीं आ सकती तो मैं आ रहा हूँ। गाड़ी की चाबियां उठाता हुआ बोला। क्या मतलब? वो हैरत ज़दा सी पूछने लगी। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा, बाहर आ जाना। असद गाड़ी स्टार्ट करता कॉल काट चुका था। माहीन माथा पेट कर रह गई। अजीब था ये शख्स भी, पल में तोला पल में माशा। ज़ैनब अपने रूम में बैठी पढ़ रही थी और तहरीम नमाज पढ़कर सो चुकी थी। माहीन ने अपने रूम से शॉल ली और पोर्च में आ गई और असद का वेट करने लगी। वो 5 मिनट बाद ही बाहर पहुंच गया था। माहीन आहिस्ता से दरवाजा बंद करती बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। असद खामोशी से ड्राइव करने लगा। माहीन भी खामोश से बैठी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? 15 मिनट की ड्राइव के बाद माहीन ने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछा, फार्म हाउस। उसने यक लफ्जी जवाब दिया। कितनी देर लगेगी पहुंचने में? मजीद 10 मिनट गुजरे तो उसने फिर से सवाल किया। जाने क्यों इसका दिल घबरा रहा था। 2 घंटे लग जाएंगे। असद संजीदगी से बोला, 2 घंटे जाने में और 2.5 घंटे वापस आने के, मतलब 4.5 घंटे। इतनी देर हो जाएगी और मैं घर पर बताकर भी नहीं आई, मामा परेशान हो जाएंगी। माहीन उसे देखकर परेशानी से बोली। तो? असद ने सवालिया अंदाज में आईब्रो झुकाई। तो ये कि अभी वापस चलते हैं, फार्म हाउस फिर किसी दिन चलेंगे। माहीन ने जैसे मशवरा दिया। असद ने गाड़ी रोक दी और माहीन की तरफ देखने लगा। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं और पेशानी पर लकीरें थीं। माहीन बेसाख्ता पीछे होती गाड़ी के दरवाजे के साथ लग गई। माहीन एक लम्हे के लिए असद से खौफजदा हो गई थी। असद ने इसका खौफ महसूस करके जोरदार मुक्का स्टीयरिंग पर मारा। माहीन ने जोर से अपनी आंखें बंद की। माहीन प्लीज प्लीज मुझे कमजोर मत करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी जात का कोई भी पहलू तुमसे छुपा रहे। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर खूबी हर खामी से तुम वाकिफ हो। तुम मुझसे बदगुमान ना हो, इसीलिए अब तक तुमसे छुपाया। बहुत हिम्मत जमा की है तुम्हें सब बताने के लिए। इस तरह से मुझसे खौफजदा होकर तुम मुझे डरा रही हो। असद सीट की पुश्त से टेक लगाकर बोला। माहीन ने होले से आंखें खोलकर उसे देखा। इस वक्त वो उसे बहुत टूटा हुआ लगा था। मैं तो आपको नहीं डरा रही, बल्कि आप मुझे डरा रहे हैं, माहीन कपकपाती आवाज में बोली। नजरें विंडो स्क्रीन से बाहर सन्नाट सड़क पर जमी थीं। बाहर हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। ओके, नहीं डरा। माहीन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत, शायद इश्क की हद तक चाहने लगा हूँ तुम्हें। तुम मुझसे एक वादा करो कि मरते दम तक मेरा साथ दोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। असद ने इसके सामने अपनी हथेली फैलाई। माहीन ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली और फिर उसकी फैली हुई हथेली को देखा और इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। असद ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। आपको पता है कि आप बहुत अजीब से हैं। माहीन ने इसकी मुस्कुराहट देखकर मुंह बनाया। अच्छा, वो कैसे? इसके चेहरे पर अब इत्मीनान था। थोड़ी देर पहले वाली बेचैनी गायब थी। आप एकदम से अजीब तरह बिहेव करने लगते हैं। कभी एकदम से इतने रूड और संजीदा हो जाते हैं कि डरा कर रख देते हैं, और फिर साथ ही इतने अच्छे और सॉफ्ट से बन जाते हैं कि बस। माहीन ने अभी तक मुंह फुलाया हुआ था। अफ, मुझे नहीं पता था कि मेरी प्यारी सी मिसेज मुझे इतना गौर से देखती है, बल्कि मेरा एक एक अंदाज नोट भी करती है। असद ने इसे छेड़ा। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही गलत समझ रहे हैं। मैं अब इतनी भी फारिग नहीं हूँ। वो रुख मोड़ गई तो असद बेसाख्ता हंसने लगा। हल्की फुल्की बातों के दौरान वो फार्म हाउस पहुँच गए थे। असद गहरा सांस लेकर गाड़ी से उतरा और माहीन की तरफ का दरवाजा खोला तो वो भी बाहर निकल आई। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। फलों से भरे घने दरख्त जो सुबह के वक्त इंतहाई खूबसूरत लगते थे, इस वक्त अजीब पुरस्रार लग रहे थे। कितनी खौफनाक जगह है। माहीन ने इसकी बाजू को दोनों हाथों से थाम लिया। अभी तुम्हें खौफनाक लग रहा है। सुबह के वक्त ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है। तुम दिन की रोशनी में ये जगह देखोगे तो तुम्हारा यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहेगा।
असद इसके कंधों के गिर्द बाजू फैलाता बोला। वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए तो हल्की सी सफेद और पीली रोशनी हर तरफ फैली थी और पूरी बिल्डिंग इतनी शानदार थी कि देखने वाले की आंखों को खीरा कर रही थी। असद में एक कमरे का दरवाजा खोला। छोटा सा कमरा था जिससे सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतरती थीं। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा, माहीन इसके साथ थी। सीढ़ियाँ उतरकर एक बहुत बड़ा हॉल था जो पूरा खाली था। एक कोने में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। असद माहीन को इस कमरे तक ले आया। डरना नहीं, कमरे का लॉक खोलता हुआ बोला और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही अंदर का मंजर वाज़ेह हुआ, माहीन की जोरदार चीख गूंजी थी। सामने ही असफर और जावेद रंधावा निहायत अबतर हालत में फर्श पर पड़े थे। माहीन ने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। माही, इन लोगों ने जो तुम्हारे साथ करने की कोशिश की है वो ना जाने कितने ही मजलूम और बेसहारा लोगों के साथ कर चुके हैं। ना जाने कितने मासूम लोगों के कातिल हैं ये। और असद जाने क्या कहने वाला था जब माहीन भागती हुई वहाँ से चली गई। शिट! असद ने एक एक ठोकर इन दोनों को रसीद की। जिससे वो डर रहा था वही हुआ था। अब माहीन इसे पता नहीं क्या समझती, शायद कोई क्रिमिनल या फिर कोई गुंडा। दरवाजा लॉक करता वो इसके पीछे भागा। माही, रुक जाओ, स्टॉप प्लीज। असद ने उसे आवाज दी तो वो रुक गई। माही, मैं नहीं देख सकता किसी पर भी बेजा जुल्म होते हुए। असद अपनी सफाई देने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था जब माहीन ने इसकी बात काट दी। इन लोगों के साथ इससे भी बुरा होना चाहिए था। माहीन अपने आंसू साफ करती बोली तो असद इसकी बात पर हैरान हुआ। इसकी बात समझकर आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। असद ने इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टेकाई। तू जो जान ले इंतहा मेरे इश्क की, तो हैरान रह जाए तुझे वास्ता। तू जो साथ निभाए लहद तक, तो ये जो जिंदगी है गुलजार हो जाए। तू जो बन जाए साथी मेरे सफर की, तू जो बन जाए मरहम मेरे जख्म की, तू जो बन जाए दवा मेरे गर्द की, तो कांटों का सफर आसान हो जाए। मेरा हर एक जख्म फना हो जाए, मेरा सारा दर्द बयां हो जाए। आज संडे था। माहीन और ज़ैनब देर तक सोती रही थीं। उठकर फ्रेश होकर नाश्ता करने ही लगी थीं जब डोरबेल बजने लगी। आप दोनों नाश्ता करें, मैं देखकर आती हूँ कि कौन है। माहीन उठकर बाहर आ गई। आने वाला बेल पर हाथ रखकर हाथ उठाना जैसे भूल ही गया था। कौन? माहीन ने बंद दरवाजे से ही पूछा। दरवाजा खोलो, निस्वानी आवाज उभरी थी। जी, आप हैं कौन? माहीन ने दरवाजा अभी भी नहीं खोला था तो एक औरत अंदर दाखिल हुई और सर से लेकर पैर तक माहीन को घूरने लगी। नाम क्या है तुम्हारा लड़की? वो माहीन को एक्सरे करती नजरों से सख्त लहजे में बोली। आप कौन हैं? मैंने पहले कभी देखा नहीं आपको। माहीन इसका सवाल नजरअंदाज करती बोली। इसको वो औरत बहुत अजीब सी लगी थी। माही, बाहर कौन आया है? तहरीम और ज़ैनब थी बाहर आ गईं। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर तहरीम की रंगत जर्द पड़ी थी। ओह, तो तुम हो माही? माहीन ने इस औरत की नजरों में अपने लिए नफरत महसूस की थी। देखो, मेरे पास ना तो ज्यादा वक्त है और ना ही मुझे फजूल बात करने की आदत है। सीधी तरह से बता दो क्या चाहिए है तुम माँ बेटियों को? कितना मुआवजा लोगे मेरे बेटे की जान छोड़ने का? जुबैबिया नखुवत से बोली। इन तीनों को लगा था कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगी। इस कदर घटिया इल्जाम लगाया था जुबैबिया ने इन पर। जो खंजर चले हाथों से वो घायल कर गए, मगर जो निश्तर चले जबानों से वो जख्म भी दे गए और जान भी ले गए। जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। शुक्रिया।